एक आदमी था जो तार के बने छोटे मूसदान रैट ट्रैप बेचता हुआ घूमा करता था। वह उन्हें स्वयं बनाया करत था, उस सामग्री से जो उसे भीख के रूप में प्राप्त हो जाया करती थी, किंतु उसका कारोबार लाभ वाला नहीं था। इसलिए वह प्रायः छोटी मोटी चोरी कर लिया करता था। फिर भी उसके वस्त्र चीथड़ों के रूप में होते थे और उसके गाल धन से होते। भूख उसकी आंखों में चमका करती थी। उसका जीवन उदासी भरा और नीरस था। एक दिन जब वह धीरे धीरे चला जा रहा था, अचानक उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा कि उसके चारों तरफ का पूरा संसार एक बड़े रैट ट्रैप के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। यह धन और खुशियाँ, आश्रय और भोजन, सुखद गर्मी और वस्त्र बटोरता था, बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार रैट ट्रैप में पनीर और सुअर का मांस बटोरा जाता है। तथा जो ही कोई उस प्रलोभन को छूने के आकर्षण में आ जाता तो यह उसके ऊपर बंद हो जाता और फिर हर चीज दो समाप्त हो जाती। संसार निःसंदेह उसके प्रति कभी बहुत दयालु नहीं रहा था, इसलिए उसे इस ढंग से उसके बारे में बुरा सोचकर बहुत खुशी मिलती थी। अपनी थका देने वाली अनेक यात्राओं के दौरान वह ऐसे लोगों के बारे में सोचता जिन्हें वह जानता था कि वे स्वयं को उस भयानक जाल में फंसा चुके हैं, तथा अगरे बिबर के लिए आश्रय को मन्नेरी सायंकाल को उसे सड़क के किनारे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। इसने रात भर लिए दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ा आदमी वहां बिना पत्नी अथवा इच्छे के रहा करता था। उसे प्रसन्नता हुई कि उसके अकेलेपन में उससे बातें करने के लिए वहां उसे कोई दया था। उसने दलिये वाला बर्तन तुरंत आग के ऊपर रखा और उसे खाने को सायं का भोजन दिया। उसने उसके बैठकर ताश का एक खेल भी खेला। उसने अपने अतिथि से बताया कि उसके समृद्धिपूर्ण दिनों के दौरान उसके मालिक का रमसजो आयन वर्क्स पर एक छोटा सा फार्म हुआ करता था। वह उस जमीन पर काम किया करता, किंतु अब वह परिश्रम करने के नहीं रहा। एक था, यह उसकी गाय थी जो उसे सहारा प्रदान करती थी। वह प्रतिदिन दुग्धशाला के लिए दूध प्रदान करती योग्य है। भुगतान के बहा में उसे पिछले महीने 30 क्रोनोर प्राप्त हुए थे। बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठो तथा खिड़की की तरफ गया। वहां से उसने चमड़े की एक छोटी थैली नीचे उतारी जो उसी खिड़की के फ्रेम में एक कील के साथ लटकी हुई थी। उसमें से उसने 10-10 क्रोनर के 3 मुचड़े हुए नोट निकाले। इन्हें उसने अपने मेहमान को दिखाया तथा फिर उन्हें थैली में वापस ट्रेस दिया। चूहेदानी। अगले दिन दोनों आदमी ठीक वक्त रहते उठ खड़े हुए। बूढ़ा आदमी अपनी गाय को दोने की जल्दी में था। दूसरा आदमी भी उसी समय झोंपड़ी में से चल दिया। बूढ़े आदमी ने दरवाजे को ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। किंतु आधा घंटा पश्चात वह रैट ट्रैप बेचने की फेरी लगाने वाला आदमी दोबारा वापस आ गया। वह खिड़की तक गया और इसके एक तख्ते को तोड़ दिया। उसने अपना हाथ अंदर को बढ़ाया और थैली को पकड़ लिया। उसने पैसे निकाले और इन्हें अपनी जेब में ट्रेस लिया। फिर उसने चमड़े वाली थैली को बहुत ध्यानपूर्वक उसकी जगह पर लटका दिया और अपने रास्ते चल दिया। पकड़े जाने से बचने के लिए रैट ट्रैप वाले आदमी ने एक जंगल में से उलझा देने अपना रास्ता ले लिया, किंतु यह एक वाला जंगल था। वह जंगल के अंत तक पहुँचे बिना ही चलता रहा और चलता रहा, तथा अंत में उसे महसूस हुआ कि वह जंगल के उसी भाग में चक्कर काटता रहा था। बिल्कुल अचानक उसे संसार के बारे में और टिट्रैप के बारे में अपने विचार फिर से याद आने लगे। अब उसकी अपनी बारी आ गई थी। वह एक प्रलोभन के लालच में मूर्खतापूर्वक ढंग से आ गया था और पकड़ा गया था। दिसंबर महीने के अंतिम दिन थे और अंधेरा होने लगा था। अंत में उसे कोई रास्ता दिखाई न दिया। वह धड़ाम से जमीन पर बैठ गया, क्योंकि थकावट से उसकी जान निकली जा रही थी। उसने सोचा कि उसका अंतिम समय आ गया था, किंतु तभी उसे जोरदार निरंतर धड़ाम धड़ाम की आवाजें आईं। वे एक आयरन मिल से आ रहे हथौड़े के प्रहार थे। वह उठ खड़ा हुआ तथा लड़खड़ाता। मुख्य लोहार और उसका सहायक अग्निकुंड के समीप अंधेरी भट्टी की बगल में बैठे हुए थे। वे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे को मिल्तीचा लोहा तैयार हो जाए और उसे निहाई पर डाला जा सके में भी हुए थे।
वे इस बात की आवाजें सुनने को मिलती थीं। संभवतया इस सब शोर की वजह से ही था कि लोहार को इस बात का पता होने इला कि एक आदमी दरवाजा खोलकर भट्ठी के अंदर कब आ गया था। लोहारों ने उस बिना पूछे अंदर आने वाले की तरफ केवल गैररस्मी ढंग से देखा। वह देखने में वैसा ही लगता था जैसा कि उसके जैसे लोग लगा करते थे। उसकी एक लंबी दाढ़ी थी। देखने में वह गंदा और फटीचर हालत में लगता था। उसकी छाती पर रेटट्रैप्स का एक गुच्छा सा लटक रहा था। उसने वहां रुकने की इजाजत मांगी और मुख्य लोहार ने सिर हिलाकर जोरदार हाँ कह। उन दिनों में रमज जो आयरन मिल का मालिक एक महत्वपूर्ण लोहा मालिक आयरन मास्टर हुआ करता, उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह होती थी कि बाजार में बढ़िया लोहा भेजा जाए। वह दिन और रात दोनों समय यह ध्यान रखा करता कि काम अच्छे ढंग से होता रहे, तथा इसी क्षण वह भट्टी में आ गया। रात के समय अपने निरीक्षण के एक दौरे के दौरान आयरन मास्टर ने उस लंबे फटीचरहाल आदमी को देखा जो भट्टी के इतना समीप पड़ा हुआ था कि उसके गीले चीथड़ों में से भाप उठ रही थी। वह चलकर उसके नजदीक गया और बहुत गौर में उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अरे, यह तो तुम हो निल्स ओलॉफ, उसने कहा। तुम देखने में कैसे लग रहे हो? रैटट्रैप्स वाले आदमी ने आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था। वह इतना भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था, किंतु उसके दिमाग में यह विचार आया कि यदि वह भद्र पुरुष उसे एक पुराना परिचित व्यक्ति मानने लगा था, तो वह शायद उसे कुछ पैसे देकर उसकी मदद कर दे। इसलिए वह एकदम से उसका भ्रम नहीं तोड़ना चाहता था। तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था, आयरन मास्टर ने कहा, किंतु अब तुम मेरे साथ घर बलोगे। किंतु उस आवारा घूमने वाले आदमी को यह विचार पसंद न आया। वह 29 क्रोनोर के बारे में सोच रहा था जो उसको जेब में थे। जमींदार के घर जाने का अर्थ होगा स्वयं को शेर की गुफा में फेंकना। यह यहाँ भट्ठी में सोने का एक अवसर चाहता था और फिर वहाँ से चुपचाप, जिसका मेरा घर इतना बढ़िया है कि तुम वहाँ स्वयं को ले जा नहीं सकते हो। उसने कहा, एलिजाबेथ की मृत्यु हो है, जैसा कि शायद तुमने पहले ही सुन रखा होगा। मेरे बेटे विदेश गए हुए हैं और घर पर मेरी सबसे बड़ी बहू और मेरे सिवाय कोई नहीं है। हम ऐसा कह ही रहे थे कि बहुत बुरी बात जो क्रिसमस पर हमारे पास साथ देने को नहीं था। किंतु अजनबी ने न कह दी तथा न और फिर से न। आयरन मास्टर ने देखा कि उसे आखिर हार माननी होगी और वह वहां से चला गया। किंतु अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि आयरन मास्टर की बेटी अपनी बलिए वहां आ गई। वह अंदर आ गई और उसके पीछे पीछे एक नौकर था। नौकर ने अपनी बाह पर एक फर पकड़ रखा था। वह सुंदर बिल्कुल नहीं थी, किंतु वह विनम्र और लज्जालु प्रतीत होती थी। वह चलकर उनके समीप गई और कहने लगी, मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। मेरे पिता घर पर आए और उन्होंने कहा कि भाष आज रात वहां भट्ठी में सोना चाहते थे। मैंने उनसे अनुमति मांगी कि यहाँ आकर आपको अपने साथ घर ले जाए। कप्तान साहिब, मुझे बहुत खेद है कि आपका इतना खराब समय चल रहा है। उस लड़की ने उसको तरफ दया भावना से देखा, किंतु उसने देखा कि वह आदमी डरा हुआ प्रतीत होता था। या तो उसने कोई चोट चुरा रखी है या वह जेल से भागकर बच आया है। उसने सोचा और फिर उसने कहा, कप्तान, आप इस बात का विश्वास कीजिए कि आपको वहां से जाने की उतनी चाहेंगे। आप कृपया केवल हमारे साथ क्रिसमस के अवसर पर रुकिएगा ही आजादी होगी जितनी आप। उसने यह बात इतने मैत्रीपूर्ण ढंग से कही कि फेरी लगाकर रेड ट्रैप बेचने वाले आदमी को उस पर भरोसा ही गया। उसने वह फर वाला कोट स्वीकार कर लिया जो कि नौकर ने उसे गहरा झुकते हुए पकड़ाया। उसने इसे अपने चीथड़ों के ऊपर डाल लिया और युवा लड़कों के पीछे पीछे बाहर बग्घी की तरफ चल दिया। किंतु जब वह बग्घी में सवार था तो ऐसा सोचता हुआ जा रहा था, अरे मेरी बदकिस्मती, मैंने उस आदमी के पैसे क्यों चुरा लिए थे। अब मैं पिंजरे में बैठा हुआ हूँ और इससे बाहर कभी निकल नहीं पाऊंगा। अगले दिन क्रिसमस का पर्व था। जब आयरन मास्टर नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आया तो उसने कहा, सब
से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसकी हड्डियों के ऊपर थोड़ी चर्बी आ जाए और फिर हमें यह देखना होगा कि इधर-उधर घूमकर रैट ट्रैप बेचने की बजाय उसे करने को कोई दूसरा काम मिल जाए। जहाँ ही उसने ये शब्द कहे, दरवाजा खुला और अजनबी ने अंदर प्रवेश किया। अब वह सचमुच साफ सुथरा और अच्छे वस्त्र पहने हुए था। नौकर ने उसे नहला दिया था, उसके बाल काट दिए थे और उसको दाढ़ी बना दी थी। इसके अतिरिक्त उसने देखने में सुंदर कपड़ों का एक जोड़ा पहना हुआ था जो कि आयरन मास्टर का था। किंतु यद्यपि उसका मेहमान अब इतनी अच्छी तरह से सजा हुआ था, आयरन मास्टर प्रसन्न दिखाई न दिया। उसने त्योरी भरे माथे के साथ उसकी तरफ देखा। अब जबकि उसने दिन की खुली रोशनी में उसे देखा तो उसे एक पुराना परिचित व्यक्ति समझने की गलती कर बैठना एक असंभव बात थी। इसका